ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डॉक्टर संजीव सक्सेना से हेल्थ टिप्स सुने। आपका असली लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका ये ना हो कि शरीर है, क्योंकि अगर शरीर ही को हटा दिया जाए तो आत्मा अकेली रह जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपन को किसका रखना है? शरीर का। यहाँ कितने लोग हैं जिसको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की शिकायत है? वैसे तो सब यानी कोई आपके क्या है? ठीक है, और डायबिटीज है। अब और बाकी किसी के नहीं है? यूरिक एसिड थोड़ा बहुत नहीं, केवल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज पूछा है। अच्छा, अब उनमें से किसके पिताजी के हैं? घर में किसके माता जी पिताजी? एक किनके है? जागरूक रहने की जरूरत है आपको, और जागरूक रहने की जरूरत है। आ गई। दरअसल ये जेनेटिकली, जैसे आप जाएंगे ना, आपको पहली बार जब पता चला कि आपके शुगर है, तो आप जैसे हमारे पास आएंगे तो हमारा पहला सवाल ये होता है, पापा मम्मी में से किसके हैं? तो ये जेनेटिकली चलने वाली डिजीज है, मतलब आपके जीन्स में आ सकती हैं, है ना, आने की संभावना बहुत है। तो कोशिश अपनी ये रहे कि अगर हमको हमारे पीढ़ियों ने नहीं दी तो हम नीचे ट्रांसफर नहीं करें, तब तो हम अच्छा कहलाएंगे। नहीं तो लेकिन अरे आपके पापा की थी क्या, तब तो आप पे आएगी। तो आपके आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी ये नहीं कहे कि मेरे दादाजी की थी, क्योंकि ये डिजीज़ 90% 95% लाइफ स्टाइल से आती है। जेनेटिकली तो बहुत कम जाती है, 2 से 3%। तो अगर अपनी लाइफ स्टाइल सही रहेगी तो एक अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम सेव करके चलेंगे। तो आज अपन इस पर भी चर्चा करेंगे कि लाइफ स्टाइल अच्छी कैसे रहे, जिससे अपन डिजीज़ ट्रांसफर नहीं करें, और अगर डिजीज हो चुकी है तो उसको क्योर कैसे करें लाइफ स्टाइल से। अभी मैं दवाओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको अपन क्योर कैसे करें। ये मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, ये मैं डायबिटीज़ में भी कह रहा हूँ और ये मैं हाइपरटेंशन में भी कह रहा हूँ। तो हम आज ये भी चर्चा करेंगे कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कौन सा अनाज खाएं, कितने बजे खाएं, क्या चीज़ खाने के लिए अच्छी है हेल्थ में, और क्या क्या चीज़ अच्छी है, दूध अच्छा है कि नहीं है, घी अच्छा है कि नहीं है खाने के लिए। और इसमें आपकी जितनी भी क्वेरी रहेगी ना, वो जितने भी आपके सवाल रहेंगे, वो हो सकता है कुछ का जवाब मैं दूँ और कुछ मेरे सवाल रहेंगे तो हो सकता है उसका जवाब आप मुझे दोगे। और ये बहुत ही बेसिक क्लास है, और ये क्लास आपके लिए इसलिए ज़रूरी है और इसका रिवीजन भी इसलिए ज़रूरी है कि कई बार अगर रिवाइज नहीं करते और अपन जीवन की दिनचर्या में लग जाते तो भूल जाते हैं कि 1 महीने पहले हमने बात क्या की थी। तो ये क्लास इसलिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, भले ही आप शिक्षक हों, भले ही आप किसी समूह में बैठते हैं, तो आप बता सकें कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने सुना है, इस तरह का। और इस 1 घंटे में हम तमाम बातें करेंगे जितनी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, सारी बात करेंगे। तो शुरुआत कैसे करें हम? जिसकी शुरुआत हम करते हैं कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, अच्छा खाना और एक्सरसाइज। ठीक, अब अच्छा खाना, तो अगर हम बात करें कि वजन, सबसे पहले वजन, फिटनेस में सबसे पहले चीज़ क्या है कि वजन। और वजन का नाम आते ही मैं सबसे कहता हूँ आपके दिमाग में आना क्या चाहिए। पुराने लोग चुप रहे हैं तो नए लोग बताएंगे। जैसे आपका वजन साहब 1 किलो कम करना, कैसे करोगे? क्या विचार आएगा आपके दिमाग में? दौड़ के। और किसी के दिमाग में क्या आएगा? 1 किलो वजन कैसे कम होगा? डाइट कंट्रोल। बिल्कुल। अब एक मैथमेटिक्स की तरह सोचें आप, एक गणित कैसे, मतलब क्या कैलकुलेशन है, किसी को पता है? किसी ने कैलोरी का नाम सुना है? कैलोरी कितनी किलो कैलोरी चाहिए होती है उनको एक दिन में अपनी पूरी दिनचर्या चलाने के लिए? ये बेसिक तो पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए होती है? 1800 से 2200, ये पता होना चाहिए साहब। ये बेसिक चीज़ है। आपकी बॉडी, आपने कहा आपका लाइफ पार्टनर का, आपको ये नहीं पता अपने बारे में, ये तो पता होना चाहिए। आपको 1800 से 2200 कैलोरी के आसपास चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, कुछ भी, बिस्तर में पड़े हैं, सुबह उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, जॉब पे चले गए हैं, वापस आ गए हैं, खाना खा लिया और सो लिया है, 1800 कैलोरी चाहिए आप। ठीक, 8000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg। 8000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, ये गणित याद होनी चाहिए। अब बताता हूँ कैसे याद होगी। 1 कचौरी 400 कैलोरी, 1 कचौरी 400 कैलोरी। जो आप खा रहे हैं उसके अतिरिक्त 2 कचौरी रोज खाई,
800 कैलोरी जो आप खा रहे हैं उसके अतिरिक्त 2 कचौरी रोज खा रहे हैं, कितने दिन में 1 किलो बढ़ जाएगा? 800 कैलोरी को 8000 पहुंचने में कितना दिन लगेंगे? रोज 800 कैलोरी 10 दिन। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आपने 8000 कैलोरी अतिरिक्त खाई और आपका वजन 1 किलो बढ़ा। आपने 8000 कैलोरी की कटौती की, आपका वजन 1 किलो कम हुआ। अब कटौती कैसे करेंगे? कटौती कैसे कर सकते हैं? डाइट कंट्रोल। एक तो भाई आप कैलोरी को कम खाओ और दूसरी चीज़ खर्चा ज़्यादा करो। खर्चा ज़्यादा कैसे करेंगे हम? एक्सरसाइज करेंगे। 5 किलोमीटर अगर आप दौड़ोगे ना तो आपकी 300 से 400 कैलोरी बर्न होती है। 400 मान लो आप। 5 किलोमीटर चलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दौड़ने की बात कर रहा हूँ। तो 5 कैलोरी जब आप 5 किलोमीटर जब आप दौड़ते हो तो आपकी 400 कैलोरी बर्न होती है। तो ऐसे में अपनी कैसे हिम्मत होगी कि हम ये कचौरी खा लें? तो बेसिकली हम लोग जब भी किसी मॉल में, अच्छा अपन कभी खरीदारी करने जाते हैं, खरीदारी मैडम, जब हमने खरीदारी कर लिया, आपको सूट कोई पसंद आ गया, फाइनली आप क्या देखते हो? क्या देखोगे? यदि आपको कोई शर्ट पसंद आ गई, क्या देखोगे? टैग, रेट। तो और रेट क्यों देखते हैं अपन? अपनी हैसियत में है कि नहीं, अपनी औकात है कि नहीं है। तो जब अपन वहाँ तक अपनी हैसियत और औकात देखते हैं तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसकी हैसियत और औकात पता होनी चाहिए ना हमें कि हमारी हैसियत की है कि नहीं। इस 500 कैलोरी को पचाऊंगा कैसे? ये गोंद के रूप में बाहर आएगी कि नहीं आएगी, चर्बी के रूप में बाहर आएगी कि नहीं आएगी, जा तो हमारे शरीर में नहीं है। तो हैसियत से खाना है हमको, और हर चीज़ का हैसियत नापने का प्रमाण पत्र उसके पीछे होता है। अगर आप कोई भी पैक्ड फूड खा रहे हैं तो पलट के देखना, उसमें कैलोरी लिखी होती है, झूठी हो सच्ची हो, लेकिन मोटा मोटा उनको लिखना पड़ता है, मैंडेटरी है। आप एक चिप्स का पैकेट पलटेंगे, उसमें 40 चिप्स होते होंगे मुश्किल से, उसमें आप देखना 700 कैलोरी 600 कैलोरी। तो आप कैसे खा सकते हैं? आपकी हैसियत है? अपनी हैसियत के बाद हमारी हैसियत नहीं है। 20 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ साफ सुबह, 4 बजे से दौड़ना शुरू कर दी, तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस कैलोरी इतनी कैलोरी को खा सकूँ। तो ये बेसिक अपन को क्लियर होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी हैसियत के बाहर का खा रहे हैं, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हम सुबह सीधे ऑफिस चले जाते हैं, रात को आके हम सो जाते हैं, और हम कैसे रूटीन के अलावा जो हम कैलोरी खा रहे हैं उससे हमें मान लीजिए 1800 कैलोरी मिल रही है जो हम खाना खा रहे हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम कैसे आधा किलो गुलाब जामुन, पाव भर गुलाब जामुन खा सकते हैं? हमारी हैसियत के बाहर की बात बहुत बेसिक है। ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो हमको जब तक कैलोरी का हिसाब किताब पता नहीं होगा, जब तक हम इसमें नहीं आ पाएंगे कि हम खा क्या रहे हैं, कैसी गणना, हम गणना नहीं कर पाएंगे। तो अपने खान पान को बहुत अच्छी तरह रखें। तब हम एक चीज़ और आप नोट कर लें, अगर कोई कॉपी पेन हो तो, पूरी दुनिया के डाइटिशियन इसी पे फोकस रहते हैं कि हमारा खाना होना चाहिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, लो जीआई। अब जो पुराने वाले हैं ना वो जीआई बताते थे, लो जीआई का क्या मतलब होता है, तब तो पता चलेगा, अपन ने 1 घंटे डिस्कस किया था। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप बताओ। अब सबसे पहले 1 मिनट सर, हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो भी खाना खाएंगे ना वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होना चाहिए, लो जीआई फूड। अब लो जीआई क्या होता है वो थोड़ा सा बताएंगे। जी, मतलब इनको याद है थोड़ा थोड़ा, मैं बताता हूँ लो जीआई फूड क्या होता है। बेसिकली लो जीआई फूड की चर्चा करने से पहले मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि डायबिटीज़ होती कैसे है, और हम डायबिटीज़ पे चर्चा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता दूँ। हम डायबिटीज़ की कैपिटल हैं, भारत देश डायबिटीज़ की राजधानी है। राजधानी सबसे ज़्यादा मरीज़ पूरी दुनिया में यहाँ है। पहले यूएस में हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी डाइटरी हैबिट चेंज कर ली, अब अपन राजधानी है। और आपको, आप में से कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि जब आप ब्लड टेस्ट कराएं तो आपको डॉक्टर कहे अगर आपकी तो शुगर ज़्यादा आई, जमीन हिल जाती है ना, उसी वक्त जमीन हिल जाती है अगर कोई स्वस्थ आदमी है और वो डायबिटीज़ की चेक कराने जाए और डायबिटीज़ हो। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हम फोकस इस पर करते हैं कि डायबिटीज़ होती कैसे। 2 तरीके से, एक आप पैदा ही डायबिटीज़ लेके हुए हो, पेरेंट्स ने दे दी। दूसरी आपकी लाइफ स्टाइल से पैदा हुई, लाइफ स्टाइल आपके जीने का तरीके से पैदा हुई। तो जो दूसरी है ना, दूसरी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डायबिटीज़ कैसे पैदा होती है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो पैंक्रियास नाम की एक ग्रंथि होती है हमारे पेट, ठीक है, अग्नाशय जिसको कहते हैं, उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है।
उस इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है भाई, हर ग्लैंड जो है ना वो सीधे ब्लड में आपके हार्मोन निकालती है। उस हार्मोन का क्या काम है, जैसे मान लीजिए आपने आधा किलो रसगुल्ले खाए और आपके ब्लड में बच गए हो, उसने बनाई शक्कर, शक्कर आ गई आपके ब्लड में। अब ब्लड में जैसे ही शक्कर आई वैसे अलार्म बजा और इंसुलिन हार्मोन निकला पैनक्रियाज से, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकला। उस इंसुलिन हार्मोन ने शक्कर को पकड़ा और सेल को बांट दिया, पूरी बॉडी की सेल को दे दिया और ब्लड में से शक्कर को ख़त्म कर दिया, ख़त्म। अब क्या हुआ कि आपका पैनक्रियाज कम काम कर रहा है, ठीक। अब आपने खाई शक्कर या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ और ब्लड में शक्कर आई और इंसुलिन आया कम, वो दे नहीं पाया और उसी दौरान डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट कराओ। आपने ब्लड टेस्ट कराया तो क्या निकलेगा ब्लड में? ब्लड शुगर, सिंपल, यही डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के लिए बेसिकली सबसे अच्छा होना किसका ज़रूरी है? पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज का अच्छा होना जरूरी है। पैनक्रियाज अच्छा कैसे रहेगा? जब हम संतुलित खाएंगे। अब संतुलित खाना क्या होता है, इसी में मैं आ रहा हूँ कि लो जीआई फूड। लो जीआई फूड एक बहुत ही परफेक्ट फूड है जो अगर आप जीवन भर खाते हैं तो आपके डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। लो जीआई फूड होता क्या है? लो जीआई फूड जैसे मान लीजिए टॉप क्लास है विराट कोहली की डाइट, मतलब मान लो डाइटिशियन के पास बनवाने गया कि साहब मेरी डाइट बना दो, तो सबसे पहले वो इसको ये नहीं समझाएगा कि लो जीआई फूड खा, ये खा, वो खा। उसको पता है लो जीआई फूड क्या होता है, वो अपनी फीस लेगा उससे, क्योंकि ये मैं चार्ट बना दूँ तेरे को सुबह खाना, और उसमें जो भी वो लिखेगा वो सारा लो जीआई होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बेस, क्योंकि हमें आपसे पैसे नहीं कमाने, आपको ये पता होना चाहिए कि लो जीआई फूड क्या होता है। लो जीआई मतलब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म है जीआई, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होती है? आपने कोई सा भी खाना खाया तो मैंने आपको बताया कि वो ग्लूकोज, फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा। तो जो आप खाना खा रहे हो वो ग्लूकोज में धीरे कन्वर्ट, धीरे, मतलब अगर अपन एक ग्राफ खींचे ना तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, वो धीरे धीरे धीरे। जैसे मान लिया आपने कोई अनाज खाया जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, लो का मतलब ग्लूकोज में कन्वर्सेशन की रेट लो, मतलब लो का मतलब वो धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई जीआई मतलब जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, लो मतलब धीरे हो रहा है। अब इसका क्या फ़ायदा है? आपने कोई ऐसी, मान लीजिए सेब खाया आपने, सेब की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो वो धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ेगा सेब पचने के बाद। उससे क्या होगा, जो वहाँ से इंसुलिन आएगा ना वो धीरे आएगा। दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आपने हाई जीआई फूड खाया, आपने तरबूज खाया, जैसे ही आप तरबूज खाएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तूफान आ जाएगा पेट में ग्लूकोज का, तूफान आ जाएगा तो पैनक्रियाज छोड़ेगा फटाफट, और अभी ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा, जल्दी जाओ, तो बहुत सारा इंसुलिन छोड़ेगा और वो इंसुलिन एकदम से उसको हटा के और वापस ठंडा हो जाएगा। फिर आपने खुद ऐसे कुछ खाया तो आपके ग्राफ ऐसे ऐसे आएंगे। तो जब ऐसे ऐसे आएंगे तो पैनक्रियाज ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, जल्दी थकेगा, जल्दी थकेगा तो बाद में काम नहीं करेगा, बाद में काम नहीं करेगा तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराओगे ग्लूकोज निकलेगा, निकलेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। फिर उसको काम कराने के लिए, पैनक्रियाज को काम कराने के लिए आपको गोलियाँ खानी पड़ेगी। गोलियों से भी काम नहीं चलेगा तो जो इंसुलिन पैनक्रियाज निकाल रहा था उसके इंजेक्शन लगेगी, सिंपल। तो आपका जो फूड होना चाहिए ना वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए, लो जीआई। अब आप गूगल करेंगे ना तो आपको, आप गूगल करना लो जीआई, लिस्ट आ जाएगी कट 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 कट। तो हमारा फूड लो जीआई होना चाहिए। अब आप खाओ या नहीं खाओ, आपको पता होना चाहिए कि लो जीआई फूड क्या होता है। किसी भी एजुकेटेड क्लास में चले जाओगे जो डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे ना, उनकी कहानी लो जीआई से शुरू होती है। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि लो जीआई फूड होता क्या, खाओ या मत खाओ, ठीक है। क्योंकि आने वाली जनरेशन 5 साल बाद आपको, आपकी जो 5 साल बाद जो चर्चा होगी ना वो सब आपको यही कहते मिलेंगे कि लो जीआई, तो आपको आज ही पता होना चाहिए लो जीआई फूड होता क्या है। दूसरी चीज़, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कि यहाँ के देश के डॉक्टरों को 5 साल बाद पता चलेगी, 5 साल बाद, क्योंकि हम उन एलीट डॉक्टर्स के ग्रुप में जुड़े हुए हैं देश, दुनिया के 300 डॉक्टर्स में। वो इतने होशियार डॉक्टर हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट करके आते हैं, हार्ट, समझ रहे हो ना, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं अपन, जो अपने देश में 20 हो रहे होंगे रोज़ के बस, और उसके बाद 20 किलोमीटर दौड़ के आके फिर पहुँच जाते हैं कि यार थक गया था जो 20 किलोमीटर ही दौड़ पाया। तो वो कितने सजग लोग होंगे जो खुद हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उसके बाद 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा क्या खाना है ये कोई नहीं बता सकता, उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ।
तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आके 3 साल पहले कहा था कि देसी गाय का घी खूब खाओ, कोई नुकसान नहीं होता। और अभी 20-25 दिन, 1 महीने पहले भास्कर में आधा पेज का आर्टिकल छपा है कि देसी गाय के घी से कोई नुकसान नहीं होता। मैं 3 साल पहले कह चुका हूँ। अब आपको ये डॉक्टर देश के भी 4 साल बाद ये कहते मिलेंगे कि घी से कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते घी देसी गाय का होना चाहिए। देसी घी नहीं होना चाहिए, देसी गाय का घी होना चाहिए। तो हमने 2 GI फूड की बात कर ली। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करें, ब्लड प्रेशर का बाद में आएंगे, कि आप लोगों की दिनचर्या शुरू कैसे होती है? इसका नुकसान करेगा, इसका घी नुकसान करेगा। अभी हम दिनचर्या पे आगे, घी पे बाद में आएंगे। अब आपकी दिनचर्या शुरू कैसे होती है? या ऐसे अगर आप रहोगे तो फिर बात करने का मजा ही क्या आएगा? मतलब आप कोई भी बोलो यार, कितने बजे उठ जाते हो, क्या करते हो, क्या है हो रहा है? ठीक है, नहीं मैं आपकी दिनचर्या इस अंदाज में जानना चाह रहा हूँ, कितने बजे उठे, उसके बाद क्या खाया, क्या किया, कितना चले, कितना बनाना, ऐसे बताओ मुझे। नहीं, सबसे पहले आप सुबह उठे 5 बजे, उसके बाद क्या किया, खाया क्या? कुछ नहीं खाया, ठीक है। चाय पीजिए, उसके बाद चाय में शक्कर होती है, ठीक है। उसके बाद लगभग सब, मैंने एक से इसलिए पूछा, लगभग सबका ऐसे ही होगा जब सब ये कहना चाहते हैं, सब यही है, सबका ऐसा ही है। उसके बाद नाश्ता किया गया? नाश्ता नहीं किया। उम्र कितनी है आपकी? 58, ठीक है। उसके बाद 1 बजे, ठीक है, भगवान की कृपा है। हाँ, तो ये भगवान की कृपा है, सब पे नहीं होती। मतलब अगर किसी का ऐसा रूटीन है और वो आज के ज़माने का आदमी है तो डायबिटीज़ होना तय है, बिल्कुल पक्की बात। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फूड जो आपका रहेगा ना, वो आपका फूड रहेगा ब्रेकफास्ट। सबसे ज़्यादा जीवन में किसी को तवज्जो देनी है तो ब्रेकफास्ट को देनी है। हाँ, क्योंकि पूरी रात भर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नाम का एक हार्मोन निकलता है। कोई साइंस का आदमी हो तो पूरी बॉडी, बच्चों से पूछो ना आपने, वो सब साइंस में पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी बॉडी में पूरी रात भर ग्रोथ हार्मोन GH नाम का एक हार्मोन निकलता है ब्रेन से। उसका काम सिर्फ ये है ब्लड में घूम घूम के पूरी बॉडी की रिपेयर करना। दिन भर दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो हर सेल डैमेज है अपनी, पेट की सेल, आँख की सेल, इसकी सेल, लीवर की सेल, तो पूरे उसको डैमेज कंट्रोल करता है पूरी रात भर घूम घूम के। और जब वो पूरी रात भर बॉडी की रिपेयर करता है तो ग्लूकोज तो आपके शरीर से ही लेता है, आपके ब्लड से ही लेता है, क्योंकि ग्लूकोज ही चाहिए सबसे ज़्यादा। तो आपकी बॉडी जब सुबह होती है ना तो पूरी तरह एम्प्टी होती है, पूरी तरह। इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट कहा गया ना। इतने लंबे फास्ट को ब्रेक करते हैं, 12 घंटे से फास्टिंग पे चल रहे हैं, उसको ब्रेक किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अगर कोई फूड होना चाहिए, भले आप लंच मत खाओ, ब्रेकफास्ट सबसे मजबूत रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त बॉडी को ब्रेकफास्ट की। अब हाँ, वो कह रहा हूँ ना, हाँ भाग्य अच्छा ही कह रहा हूँ। तो अब हमको करना क्या चाहिए? अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो जीवन में एक चीज़ का तो आप प्लान करेंगे कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तेज चलेंगे, 5 किलोमीटर तेज चलेंगे। कोई कहता है 10,000 कदम रोज चलना चाहिए, पढ़ा है, किसी ने सुना है? मतलब ये मेरे को पहला बैच सच में ऐसा मिला, मुझे 4 साल हो गए आते आते, जो शायद सबसे कम व्यायाम करता होगा। तो कोई हंसी नहीं कर रहा है किसी बात का ना, सबसे कम व्यायाम करने वाले लोग हैं। तो सर दरअसल आप भले व्यायाम ना करें लेकिन जाने जरूर इसके बारे में, क्योंकि अगर आप टीचर है और बैठ के आप बच्चों को भी इतना बता देंगे और आपकी कहे अनुसार बच्चे कर जाएंगे तो अच्छी बात है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुबह या दिन भर में कहीं भी 4 या 5 किलोमीटर की वॉकिंग का प्रोग्राम रखें। और वॉक करना 10,000 कदम हम कहते हैं, रोज़ 10,000 कदम चलना चाहिए, 10,000 कदम चलना चाहिए, 10,000। अगर आप 3,000 कदम भी तेज चलते हैं तो 10,000 कदम के बराबर है। मतलब सुबह उठ के केवल पार्क में बॉडी को तकलीफ देने नहीं जाए, इससे तो अच्छा है सोते रहे, ये नहीं टहल रहे हैं। जैसे हम CB गार्डन जाते हैं ना, बहुत मोटे मोटे लोग मिलते हैं, वो 10 साल से घूम रहे हैं, कोई फर्क ही ना पड़े, मतलब केवल बातें करने आया हूँ, फर्क पड़ेगा भी नहीं भैया, फर्क पड़ेगा भी नहीं। क्योंकि जब तक आप ब्रिस्क वॉक नहीं करेंगे फर्क कैसे पड़ेगा? आपके टहलने से कितनी सी कैलोरी बर्न करके जा रहे हो आप ब्रिस्क वॉक करें, भले 3,000 कदम चलें, लेकिन पसीना ज़मीन को छूना चाहिए।
तो ये एक चीज़, फोकस। जैसे आप अपने आप का थोड़ा सा दिनचर्या में तब्दीली करवाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप उठेंगे तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, ठीक। गुनगुना पानी ले लिया आपने। एक केला जो होता है ना, एक केला, वो इतनी एनर्जी दे देता है कि हम 21 किलोमीटर एक केला खा के दौड़ जाते हैं। 21 किलोमीटर की बात करो, दौड़ने की, मैं चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो 21 किलोमीटर में एक कदम भी रुकते नहीं, एक कदम भी नहीं। 50 किलोमीटर जब हम दौड़ते हैं तब बीच में 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो 21 किलोमीटर आप दौड़ जाएंगे, एक केला सफिशेंट है। तो अब आप एक केला जब हमारे लिए सफिशेंट है तो आपके लिए भी सफिशेंट है। अगर आप कुछ खाने की इच्छा रखते हैं तो एक केला खाइए और अपनी वॉक पे या अपने एक्सरसाइज पे या अपने प्राणायाम पे निकल जाइए। उसके बाद जब आप लौटते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट का जो मौका आता है वो भरपूर होना चाहिए। भरपूर ब्रेकफास्ट करें आप। अब भरपूर ब्रेकफास्ट, हाँ, क्या क्या रहे। अब ब्रेकफास्ट में करें क्या हम, तो ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए वही, हम प्लान वही करेंगे, लो जीआई फूड। अब लो जीआई में क्या क्या होता है, और कोई ब्रेकफास्ट के बारे में समझता है अच्छा सा तो बताओ। नहीं, ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए जैसे दूध, अगर कोई दूध पीने का शौकीन है, दूध मस्त होना चाहिए। दूध, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स दिन भर में आप खा सकते हो। एक मुट्ठी, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है। ड्राई फ्रूट्स में आपके होने चाहिए पिस्ते और बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, अंजीर नहीं होनी चाहिए। हाई जीआई है। अंजीर, काजू और किशमिश नहीं होने चाहिए। अगर ये आपके घर में आते हैं तो ये अभी से बंद करें, काजू, किशमिश, अंजीर। बच्चों की आदत काजू की भी डालें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ये कर लिया आपने। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फूड होता है जो मैं बार बार हर मीटिंग में कह के जाता हूँ, किनोवा नाम से नोट करें। किनोवा बहुत बारीक पोस्ते के दाने के बराबर का अनाज होता है और होता बहुत सस्ता है, 2-3 रुपये किलो होता है, लेकिन उसकी वॉशिंग इतनी महंगी है कि वो 10 रुपये किलो से होता हुआ 400 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। 5 बार वॉश करना पड़ता है। तो वो कंप्लीट फूड है। अगर आप किनोवा और दही को नाश्ते में खा के जा रहे हैं तो वो कंप्लीट फूड है। आप उसको लंच में खा रहे हैं तो कंप्लीट फूड है। उसको 2 घंटे भिगो के रख दें, सारी की सारी सब्जियां डाल दें, 5 सीटी में पक जाता है दलिए की तरह। उससे अच्छा कोई खाना नहीं है किनोवा, उससे अच्छा कोई खाना नहीं है। सारा प्रोटीन मिल जाएगा, सारा फैट मिल जाएगा, सारा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो आप बच्चों के किनोवा आपको किसी भी कन्फेक्शनल शॉप में मिल जाएगा, जैसे पुराना है यहाँ पे भगवान ब्राउन मिल जाएगा आपको। ये राई जैसा रहता है, पोस्ते के दाने जैसा रहता है। तो आप अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसके टिफिन में रख सकते हैं। आप खुद अगर लंच करने आप कहीं टूर में जा रहे हैं तो आप अपने साथ किनोवा और दही रख सकते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड फूड में बहुत अच्छा फूड है। आप ओट्स खा सकते हैं, ओट्स, हाँ, ओट्स पैक मिलते हैं, ओट्स खा सकते हैं नाश्ते में। आप नाश्ते में अपने उसकी बात कर ली, ड्राई फ्रूट्स की बात कर ली, दूध की बात कर ली, ओट्स की बात कर ली। आप अंकुरित अनाज खा सकते हैं, अंकुरित अनाज। अच्छा, अंकुरित अनाज को जब भी आप खाएं तो ये ध्यान रखें, अंकुरित अनाज को हम इसलिए खाते हैं उसमें विटामिन सी भरपूर होता है। विटामिन सी जो होता है, जिसके कि कोरोना में बहुत मांग बढ़ गई थी, आपको पता है, लिमसी टैबलेट सब खा रहे थे, जाने किसी को, वो सब विटामिन सी खा रहे थे दुनियादार। तो विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है और विटामिन सी की ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट लेवल होता है, गर्मी पाते ही खत्म। तो आपने किसी भी खट्टी चीज़ को गर्म किया अगर, तो आपने उसकी विटामिन सी की प्रॉपर्टी खत्म कर दी, केवल आप खटास के लिए खा रहे हो उस चीज़ को। तो नींबू पानी खाएं, कुछ भी खट्टी चीज़ खाएंगे और उसको आप विटामिन सी के लिए खा रहे हैं तो वो चीज़ गर्म नहीं होगी। तो अगर आपने अंकुरित में हल्दी वल्दी डालकर थोड़ा छौंका लगा दिया तो आपने उसकी प्रॉपर्टी खत्म कर दी। तो अगर आप अंकुरित खा रहे हैं और उसके ऊपर नींबू डाल रहे हैं तो कच्चा ही खाया जाएगा। विटामिन सी हमेशा कच्चा खाया जाएगा। गरम खाते ही, गरम करते ही उसकी सी की प्रॉपर्टी खत्म, केवल खटास और टेस्ट रहेगा उसमें। अब अगर आप उसके बाद आप अपने ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं अंकुरित में कौन कौन से हैं अंकुरित में आप कोई जो आप अपने सीजनल अनाज चल रहे हैं, दालें ले सकते हैं, जो भी सीजनल चल रहा है। और अंकुरित में ये जरूरी है कि उसकी जो जड़ें हैं ना वो अच्छी खासी निकल जाएंगी, जब भी उसमें विटामिन आते हैं, जब भी उसमें विटामिन सी आता है, जब भी उसमें मिनरल्स आते हैं, अच्छी जड़ें निकल जानी चाहिए। मतलब 2 दिन का अंकुरित होना चाहिए। और अंकुरित खाने की आदत डाल लेंगे
तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब अंकुरित की आदत कैसे डालें? मसाले डाल सकते हैं उसमें प्याज कुतर के डाल सकते हैं, कतर के उसमें नींबू डाल सकते हैं, लेकिन उस पर छोंक नहीं लगेगा। अगर ये शक्कर है ना सर, शक्कर, इसका आविष्कार हुए लगभग 150 साल हुए, लगभग 150 साल। अगर जीवन में एक कोई अच्छा काम कर सकते हैं ना, तो शक्कर को बंद कर दीजिए आज से। अगर इसका आविष्कार आज होता, आज जैसे मान लीजिए 2022 अक्टूबर, शक्कर का आविष्कार हो गया, आज ही बेच थी, आज ही होते। स्मैक से 8 गुना ज़्यादा एडिक्शन, नशे की लत डालती है, स्मैक से 8 गुना ज़्यादा शक्कर। और इससे ज़्यादा नुकसान करने वाला पदार्थ हम दिन भर में कोई भी नहीं खाते। बेसिकली लत कैसे करती है ना किसी चीज़ की, लत भले वो नशा हो, स्मैक हो, हीरोइन हो, कुछ हो, हम जैसे ही उस चीज़ को खाते हैं तो ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। एंडोर्फिन ये पॉजिटिव हार्मोन होता है। इसको खाते ही जैसे इंडिया मैच जीत गई, मज़ा आया आपको? वो आया कैसे? एंडोर्फिन रिलीज हुआ ब्रेन में, ब्रेन ही रिलीज करता है उसको, और जब वो अपने पूरे ब्रेन में फैल जाता है ना एंडोर्फिन हार्मोन, तो आपको प्लेजर फील कराता है। तो वो शुगर आपके एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करवाती है, तो वो कुछ समय के लिए आने वाला आनंद होता है जो लत में बदल जाता है। तो अगर आपको अभी शुगर करेगी क्या? वही करेगी जो हाई के फूड करता है सारा। तो कोई भी एक अच्छी तब्दीली लानी है जीवन में, उससे नो टू वाइट शुगर, शक्कर को अलविदा करिए। शक्कर क्या किस किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? अगर आप ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो फाइनली ब्लड में पहुंच के ये फैट में तब्दील हो जाती है, और जब ये फैट में तब्दील हो जाती है तो आपके पेट के चारों तरफ जम जाती है, आपकी आंतों के चारों तरफ भी फैट जम जाता है जो पीले रंग का होता है। आप गूगल करके देखिएगा, इसको विसरल फैट कहते हैं, विसरल फैट, VISCERAL, गूगल करना आप। सारी चीज़ों के लिए, आपकी सब बीमारियों के लिए विसरल फैट जिम्मेदार है। आपकी लीवर के चारों तरफ जम चुका है, मूवमेंट में दिक्कत है, आपकी आंतों के चारों तरफ जम चुका है, और ये जमने का काम करती है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुगर। अब शुगर नहीं खाएंगे तो क्या क्या नहीं खाएंगे? रसगुल्ला नहीं खाएंगे, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। और मैंने एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने ये बंद किया हो और वो मर गया, वो जिंदा रहता है। मतलब ऐसी कोई तब्दीली नहीं है कि अपन बंद करते हैं और मर जाएंगे, तो आप इससे तो मर ही जाएंगे, कभी कोई नहीं छूट सकती। जो चीज़ इतनी नुकसान कर रही है उसको हम इतनी, मतलब हर चीज़ के पीछे शुगर है। ये शुगर ज़्यादा खाई और ये शुगर फैट में तब्दील हुई, ये फैट कोलेस्ट्रॉल में बदला, ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट में जाके जमा, और ये गए। अब अगर कोई आदमी ये कहता है कि यार सब ये नहीं खाया तो फिर क्या ही चाहिए, अब ये नहीं खाया तो क्या ही चाहिए, तो कोई आप में से कोई भयंकर बीमार पड़ा है क्या? कभी कोई ICU में भर्ती हुआ है क्या? हुआ है? नहीं हुआ? मैं हुआ यूँ कि इस जनवरी में केंद्र सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमारे देश में 95 स्मार्ट सिटी है, 95। जब आप जितनी कोटा की तरक्की देख रहे हैं ना, स्मार्ट सिटी का पैसा है सारा। तो उन्होंने ये कहा पिछले अक्टूबर में, कहा आज ही के दिन लगभग, उन्होंने ये कहा कि हम एक इवेंट डिसाइड करते हैं, जनवरी में हम इवेंट करेंगे, इस जनवरी 2022 में 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक हर स्मार्ट सिटी से 5 अफसर आ जाओ भाई, और ये अफसर या तो दौड़ेंगे या साइकिल चलाएंगे, और हमें बताएंगे पैसा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। हालांकि हमारी औकात क्या है कि हम बताएं कि पैसा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बताएंगे कि सब पैसा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। स्मार्ट सिटी का पैसा हम इतना करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, 5000 करोड़ की कोटा में काम चल रहा है। फिर उनको ये लगा, ये सारी बात कर रहा हूँ मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह का डिपार्टमेंट और हर सूरी साहब का डिपार्टमेंट, शहरी विकास मंत्रालय की बात चल रही है, हाई लेवल की बात चल रही है। फिर उनको लगा कि अफसर ऐसे कैसे दौड़ेंगे यार, चलो उन्होंने कहा जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगा, साइकिलिंग में भी और रनिंग में। जब ये अक्टूबर में इवेंट बन रहा था ना, तो हम जुड़े हुए उस ग्रुप में, तभी मुझे लग गया था ये इवेंट मेरे लिए डिसाइड हो रहा है। अक्टूबर में 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक दौड़ना था। मैं रोज़ 21 किलोमीटर दौड़ा, तब काम पे जाता था। 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक रोज़ 21 किलोमीटर दौड़ना, चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद पूरे अस्पताल का काम करा, तो मैं दौड़ा लगभग 550 किलोमीटर, और कंट्री में फर्स्ट रैंक अपने कोटा की वो मेरी है। तो मुझे दिल्ली में अमित शाह ने बुला के सम्मानित किया। तो ये सारी बातें जब हम कर रहे हैं ना, आपसे आगे बात कर रहे हैं, तो हम केवल बात करके नहीं जा रहे हैं, हम करके भी दिखा रहे हैं, तब जाके बात करें।
अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं आईसीयू में क्यों आया। 20 तारीख की रात को अंगूठा पक गया, एक दौड़ते दौड़ते पक जाता। हम दौड़ते हैं, मान लिया 80-100 किलोमीटर एक बार में दौड़ते हैं, कि रोज़ थोड़ी दौड़ते हैं, और रोज़ 2 दिन दौड़ लोगे आप, रोज़ यही काम थोड़ी रह गया भाई। 21 दिन 26 दिन तक 21 दौड़ना सामान्य बात नहीं अपन जैसे लोगों के लिए। भाई आज दौड़ लिए 21 किलोमीटर की थकान होती है साहब, फिर कल सुबह फिर करना है, फिर कल सुबह फिर करना, फिर करना, फिर करना। और तीसरे आए तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर, और सेकंड आए पारस जैन जो अपने एडिशनल एसपी। इन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि डॉक्टर साहब आगे तो नहीं जाने दूंगा यार आपको, भाई लाया मैं था, 2-4 दौड़ेंगे अपन दोनों। अब इन्होंने इतना टफ कंपटीशन दिया कि मुझे ज़्यादा दौड़ना पड़ा। अब मुझे ज़्यादा दौड़ना पड़ा तो एक पाँव का अंगूठा पक गया। अब एक पाँव का अंगूठा पक गया तो खाली पेट रहते, मैंने अमोक्सिक्लेव खा ली, वजन भी 5-7 किलो गिर गया था। अमोक्सिक्लेव हाई एंटीबायोटिक होती है, उसके साथ डाइक्लोफेनेक खा ली, वो भी ज़्यादा पेन किलर होती है। मुझे हुई एसिडिटी साहब, मैं समझ नहीं पाया कि एसिडिटी है। मैं घर पहुँचा 9 बजे, तो टीवी में चल रहा था, 1 साल हो गया घटना में, एनडीटीवी जो कोविड दिखाता था, कोविड में हार्ट अटैक, कोविड में एयर, कोविड में बहुत, कोविड में। मुझे लग गया कि भैया अपन को तो आ गया ही है भाई। मैंने डॉक्टर जिंदल को फ़ोन किया, मेरे सीनियर ने कॉलेज के कोटाट वाले। मैंने कहा बॉस मैं आ रहा हूँ यार, मैं तो बाहर हूँ कोटा के। तो उन्होंने कहा तू तो पहुँच। और जैसे जैसे मैंने किसी दोस्त के पास गया तलवंडी, वो मुझे लेके गया अस्पताल। तलवंडी चौराहे के बाद मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मुझे याद नहीं। मैं आईसीयू में चला गया। आईसीयू में जब मेरे को ले जा रहे थे ना, तो सब याद आ गया। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, कोई बीमार नहीं पड़ा कि यार अच्छा ही रह लेते, मैं अच्छा तो खा रहा था, अच्छा तो रहना चाहिए था यार, खाना तो बढ़िया चाहिए यार, ज़िंदगी कितनी कीमती चीज़ है, अब आगे कैसे सेटलमेंट, ये सब याद हो जाता है आईसीयू। इसलिए अगर जब अपन लापरवाही भरे बयान देते ना, और आप क्या फ़र्क पड़ता है, खा लिया, खाना कैसे खा लिया यार, अपने ऊपर कितनी जिंदगियाँ टिकी हुई हैं, कैसे खा लिया, कैसे नहीं करी, एक्सरसाइज कैसे नहीं करी, क्या। तो साहब उन्होंने पूरी रात चेकअप किया मेरा, मुझे अच्छी तरह याद है। 3:30 बजे मुझे उन्होंने कहा ओके सब परफेक्ट है, कुछ नहीं है, एसिडिटी थी। 3:30 बजे मैं घर आया, 5 बजे उठ के फिर 21 दौड़ लिया। जब उन्होंने कह दिया कुछ नहीं है, ये जज्बा कि आप आईसीयू से आ रहे हो और फिर 21 दौड़, तो वो मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ। और अगले दिन जब मैंने बताया आपको कि अपनी लाइफ पार्टनर अपनी बॉडी होती है, जब अगले दिन मैंने एमबीएस में आके बताया ना, कल तो ऐसी इमरजेंसी हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए अपना ध्यान खुद को रखना है। जब आप एक बार अस्पताल पहुँच जाओ, कोई नहीं आ रहा है दूसरे दिन भी पूछने की रोटी खाई थी कि तेरे घर से खाना आ रहा है कि मैं भिजवा दूँगी। टॉप प्रायोरिटी में अगर कोई चीज़ होनी चाहिए तो खुद की हेल्थ होनी चाहिए टॉप प्रायोरिटी में, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने हस्बैंड से ज़्यादा, अपने किसी से भी ज़्यादा। अब आप ही खड़े नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। इसलिए लापरवाही भरे जवाब जीवन में नहीं चलेंगे। आओ साहब आज तो खा लिया साहब, आज तो दाल बाटी खा ली साहब, वो दाब के खाई साहब। खाना वही जो हम पचा पाएँ, खाना वही, क्योंकि हम खड़े रहना ज़रूरी है, हमको खड़े रहना ज़रूरी है। हम बिस्तर पे पड़े, तीसरे दिन से लोग भूले, मरने के बाद ही भूल जाते हैं। इसीलिए हेल्थ टॉप प्रायोरिटी हो, और हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे लाने के लिए कोई बड़े प्रयोग नहीं करनी, थोड़ी छोटी मोटी तब्दीलियाँ भोजन में करनी, छोटी मोटी तब्दीलियाँ भोजन में, और हल्का सा वॉक करना। उसके बाद तो सबके अपने अपने भाग देंगे। तो अब हम इस पर आते हैं, मैं उसको 1 मिनट के लिए छोड़ूंगा क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा वो रहती है। सर किसी ने कहा था मैं प्राणायाम करता हूँ, हम योग की बात कर लेते हैं। योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? योग, अरे कुछ भी बताओ, कुछ तो आता हो नहीं? ये रामदेव सन 2000 से चिल्ला रहे तो अपने पिंडी पल्ले पड़ा क्या? सर योग के बारे में कोई चीज़ भी जानता है? कोई पानी में कपालभाति हाँ कुछ तो आया ना, कुछ तो आता होगा यार। आप लोग कपालभाति हम ये कराते हैं। अब अपना जवाब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक ऐसी क्लास में से गुजर के जा रहे हैं जो अपन बेसिक सब पता होना चाहिए। तो अपना जवाब क्या होना चाहिए? बेसिकली अब योग में से अपन आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो होता है अष्टांग योग। अष्टांग मतलब 8 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सब चीज़ों को मिला के योग करके जब योग किया तो योग बना। चित्त वृत्ति निरोध है, ये गीता में कहा गया। अपने मन को काबू में रखना, ये योग है। इन 8 चीज़ों को करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मतलब नियम से रहना, चोरी नहीं करना, सब चीज़, ये सब मिला के योग। अब अपने इसमें से क्या किया, 2 चीज़ें ले ली, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन और प्राणायाम 2 चीज़ अपन योग को यही समझते हैं कि साहब आसन कर रहे हैं, योग है ना। तो अपन ने 8 योग में से केवल 2 चीज़ें उठाई, आसन और प्राणायाम। इसको अपन योग मानने लगे। चलिए इसी को मान लेते हैं। अब अपन प्राणायाम पे आ जाते हैं। तो प्राणायाम की जो बात है ना,
जो सांसों को लेकर की जाने वाली एक्सरसाइज है वो प्राणायाम होती है। अब उसमें सब चीज़ें आ गई, कपालभाति, अनुलोम विलोम, है ना, उज्जाई प्राणायाम, सारी चीज़ें आ गई जो जो सांस बेस्ड होती हैं। अब अनुलोम विलोम और कपालभाति दो की चर्चा करके अपन आगे बढ़ेंगे। ये प्राणायाम की बात कर रहे हैं जो कि योग का हिस्सा है। अब अनुलोम विलोम के बारे में कोई कितना जानता है? ये बेसिक जरूरी है। मतलब आप कभी फ्री बैठे हो कुछ नहीं कर पाए ना, तो आप अनुलोम विलोम कपालभाति 1-1 मिनट करेंगे, और नहीं करेंगे तो इस क्लास के बाद ये नहीं कहेंगे कि जानते नहीं। मेरा तो इतना सा दायित्व है कि करें, अच्छी बात, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जानते नहीं है कुछ भी था इसके बाद। अनुलोम विलोम के बारे में कोई जान रहा है? सांस छोड़ना, निकालना, सांस छोड़ना और लेना, इतना तो बताओ यार सर। पर अगर अपन अनुलोम विलोम के बारे में, और अगर अपन कपालभाति के बारे में, अगर अपन रनिंग के बारे में, अगर अपन क्या खाना है इसके बारे में नहीं जानते तो बेकार है जीना। क्या जी रहे हैं सर हम? और यूँ निकलने सुबह से घड़ी लगा के आज इतना माल लेके आना है, इतना कमा के लाना है, तनख्वाह इतनी है, ये तो नहीं होना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, हमको कैसे रहना है, हमको हमारे बच्चे, अब सर आपका बच्चा आके आपसे आके पूछ ले तो आप बेसिक तो पता होगा, इतना तो बताओ कि हाँ ये खाना है, कैसे रहना है। सुबह से कैलकुलेशन चलती है ना, तो रात के सोते वक्त तक खत्म नहीं होती कि इतना पैसा उसको दे रखा है, इससे इतना लेना नहीं, यह हो जाएगा। और खुद तो जिंदा रहो, एग्जैक्टली, खुद तो मजबूत खड़े रहो, तो बात की आने की चीज़ें। तो हमको बेसिक सब पता होना चाहिए। अनुलोम विलोम क्या होता है? अनुलोम विलोम बेसिकली नाड़ी शास्त्र का एक पार्ट है। नाड़ी शास्त्र क्या होता है? भगवान शिव ने पार्वती को बताया था, और उस पर ग्रंथ बना, इतना बड़ा पूरा ग्रंथ मैंने 10 बार पढ़ा, समय निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम नाड़ी शास्त्र जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया, उसमें इस नाड़ी शास्त्र की बात, उसमें ये बताया गया कि हमारे 72,000 नाड़ियाँ हैं साहब। 72,000 नाड़ियाँ काल्पनिक होती हैं ना, ये नसें नहीं होती। 72,000 नाड़ियाँ हैं जिसमें प्राण संचयन हो रहा है, अपना प्राण घूम रहा है। वो आप अगर अध्यात्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, प्राण घूम रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं इसमें, 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक। ये 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र बताए बॉडी में, जो मूलाधार से लेकर अपने हिप स्पेस से लेकर सहस्त्राधार तक होते हैं। ये 7 चक्र हैं, और इन 3 नाड़ियों का सारा खेल है जीवन में, जितना प्राण चल रहा है। और जब कहते हैं सहस्त्राधार से प्राण प्रारंभ हो जाता है तो अपन किनारे लग जाते हैं, ठीक। तो ये 3 नाड़ियाँ मेन होंगी। अच्छा, अब आप एक चीज़ चेक करो, सांस छोड़ना, हाथ पे छोड़ो, एक ही नोस्ट्रिल से सांस लेते हो आप लोग, ये पता है आपको? एक ही नाक से ले रहे हो, छोड़ो, एक से बाहर आना। ये भी बेसिक नहीं पता था कि हम एक ही नाक से लेते हैं। हाँ, एक से ही ले रहे हो पक्का, वो तो लिखा हुआ शास्त्र में 10,000 सांस से। तो बेसिकली आप ये जो चल रही है ना बाएं नोस्ट्रिल, जब बाएं नाक से सांस लेते हैं तो इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, और जब दाएं से लेते हैं तो इसको कहते हैं पिंगला। जो ईड़ा होती है वो होती है चंद्र, और जो दाई होती है पिंगला वो होती है सूर्य। ईड़ा चंद्रमा जो है वो शांति का प्रतीक है, दाई जो पिंगला है वो सूर्य है, वो शौर्य का प्रतीक है। तो ये बताया गया है कि ये आपकी 40-40 मिनट तक चलती हैं, और कुछ सेकंड के लिए दोनों चलती हैं। जब दोनों चलती है तो उसको कहते हैं सुषुम्ना। और ये सुषुम्ना किसकी चलती है? जो 2-2, 3-3, जो 4-4 साल योगी है ना हिमालय में, वो सुषुम्ना में रहते हैं। सुषुम्ना के बाद समाधि लग जाती है, 20 साल बाद निकला, 10 दिन बाद निकला जमीन में से, वो सब सुषुम्ना में रहते हैं। जब सुषुम्ना चलती है तो वो उसकी, जैसे अपन नॉर्मली 12 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, 1 मिनट में 12 से 18 बार। और जो ये योगी होते हैं उनको मेटाबॉलिक रेट कम करनी होती है अपनी, जब जितनी ज़्यादा सांस लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ज़्यादा बॉडी को एनर्जी चाहिए। ये लेते हैं 1 मिनट में नहीं, 10 मिनट में 1 बार। ये लेते हैं सुषुम्ना से, दोनों से धीरे से ले ली और 10 मिनट में छोड़ी, जीवन लंबा हो गया। तो अब हमको जब अनुलोम विलोम करते हैं ना हम, तो ये आपने क्या किया कि 40 मिनट ये चली, 40 मिनट ये चली, 40 मिनट ये चली, दिन भर ऐसे ही चलती रही। अब आपको 2 मिनट अनुलोम विलोम करना है तो दोनों नाड़ियों का लाभ ले लिया। जैसे दोनों चला लिया आपने तो अपनी 2 मिनट में, जितना लाभ लेना था ना दिन भर का, वो 2 मिनट 5 मिनट में ले लिया। तो जितना आपको आध्यात्मिक लाभ, जितना आपको हेल्थ का लाभ मिलना था वो ले लिया। तो आप अनुलोम विलोम जब करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का पार्ट है, प्राणायाम योग का पार्ट है। योग अष्टांग योग के 8 चीज़ें होती हैं, उसमें से एक प्राणायाम है, उसमें से एक अनुलोम विलोम, ये बेसिक। अब आप हमेशा बाईं नाड़ी से शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम हमेशा बाएं से शुरू किया जाता है, बाएं से,
और दाएं से छोड़ा जाता है, और फिर जिससे छोड़ा उसी से उठाना है। तो बाएं से शुरू करना है, चंद्र स्वर से हमेशा शुरू करना है। तो जब आप कोई बात करें, अपन अपने देश से योग पैदा हुआ है, तो हमको ये तो बताओ अनुलोम विलोम अपन बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे अनुलोम विलोम समझ में आ गया ना, यही छोटा सा है। तो जब भी फुर्सत मिल जाए, ना चल पा रहे, ना दौड़ पा रहे, कुछ पा रहे हैं, तो 5 मिनट ऑफिस में बैठे अनुलोम विलोम भी कर लिया। कपालभाति, अब कपालभाति क्या होता है साहब? बस बिल्कुल सही है। अब कपालभाति की ज़रूरत क्या है? कपालभाति की ज़रूरत ये है कि अच्छे अच्छे पहलवान देखे ना आपने, जो बॉडी की मालिश करवाते हैं खूब, कोई मिट्टी की मालिश करवाते हैं, कई वैसे मालिश कराते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या है? मालिश का पर्पस क्या है? नहीं, बॉडी मसल इसकी मालिश करना भाई, बेसिक इसका है कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो खून पोषक तत्व ज़्यादा ले जाएगा बॉडी में, और जब बॉडी मस्त रहेगी, मसल मस्त रहेगी। तो जो कपालभाति है ना, वो आपके एब्डोमेन की मालिश है। एब्डोमेन समझते हैं? ये तो कहलाता है थोरैक्स, ये है थोरैक्स, और ये है एब्डोमेन, ये है वक्ष, ये है उदर। ये इस पार्ट की मालिश करना। अब इस पार्ट की मालिश कैसे कर सकते हैं? पहलवान चला सकते हैं क्या इसके ऊपर? सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जितने भी हैं, लीवर एब्डोमेन में है, इंटेस्टाइन एब्डोमेन में है, किडनी एब्डोमेन में है, स्टमक एब्डोमेन में है, पैंक्रियास जो इंसुलिन को छोड़ता है एब्डोमेन में। तो बेसिकली कपालभाति क्या है? एब्डोमेन की मसाज है। अब एब्डोमेन की मसाज कैसे होगी कि आप पेट की जो आगे की दीवार है ना, उसको अंदर खींचेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। तो ये स्ट्रोक पड़ा, स्ट्रोक पड़ा, स्ट्रोक पड़ा, तो ये स्ट्रोक से क्या उसकी मसाज होगी। अब जिसकी चर्बी ज़्यादा है पेट में, उसकी मसाज कम होगी, जिसकी चर्बी कम है उसकी मसाज ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली उसकी मसाज क्या है? ताकि पेट के सारे ऑर्गन जितने भी हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, वो अच्छा काम करे, इंसुलिन ज़्यादा अच्छा निकले, आपको डायबिटीज़ नहीं हो। तो केवल हम अगर प्राणायाम की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे। बाकी अब योग में आसन है, वो जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, सबके ऊपर एक एक आसन का नाम है। वृक्ष आसन, मत्स्य आसन, ये सब पे आसन है। घूम फिर के वापस डाइट पे। अब आपका ब्रेकफास्ट हो गया था। अब आप अगर स्कूल में पहुँचते हैं तो चाय अगर जो मंगाएंगे तो उसमें शक्कर नहीं होगी। एक अच्छी चीज़, आप कुछ भी नया शुरू करेंगे ना, अगर अभी कुछ भी नया तो सबको बताएंगे। जैसे मैंने यार आज से 5 किलोमीटर घूमना शुरू कर दिया भैया, सबसे पहले किस पर डालेंगे? आपका जो भी ग्रुप बना हुआ है ना स्कूल का, कॉलेज का, उसमें कि मैं कल से 5 किलोमीटर रोज़ घूमना शुरू कर रहा हूँ। फ़ायदा ये है कि एक तो आपके ऊपर खुद के ऊपर प्रेशर रहेगा कि यार मैंने सब कुछ देखा है, एक चीज़। दूसरी, सोसाइटी का प्रेशर आप पे रहेगा कि यार इसने तो कल डाला था, ये तो आ जाएगा, नहीं तो सोना दिखता, घर की घंटी बजाओ। तो हम बिना प्रेशर के काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो अपने ऊपर खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो भी अच्छा काम करोगे, आज से शक्कर को बाय बाय कर दिया, अब रसगुल्ला कैसे खाओगे भाई? शादी में जाओगे तो आपका साथी कहेगा ना तुमने कल ग्रुप पे डाला था, तो ग्रुप पे फोटो खींच के भी डाल सकता है आपका रसगुल्ला खाते हैं। तो कुछ भी अच्छी चीज़ करें तो सबको बताएं, परिवार में बताएं। हम बताते हैं, हम रात को ही, हमारा जैसे ग्रुप बना हुआ ना कोटा रनिंग में दौड़ने का, तो रात को ही ये डाल के सोते हैं, सुबह 21 दौड़ रहे हैं। तो सुबह 21 दौड़ रहे हैं का मतलब ये, आपने रात को अपने ब्रेन को एक मैसेज डाल दिया कि सुबह मेरे को दौड़ना है, बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, आपने खुद को डाल दिया, पक्का जाता है मैसेज। आप रात को तकिए से कह के सोते हैं कि सुबह 5 बजे उठा देना, नींद मिल जाती है अपने आप, है ना। तो ये मैसेज आपके ब्रेन को जाता है, ब्रेन से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को जाता है। तो हम रात को ये डाल के सोते हैं सुबह दौड़ेंगे। अब आप सुबह बहाने करके देख लो कि आप नहीं मिल रहे हो, है ना, दिन भर आपकी खिंचाई होती रहेगी। तो कुछ भी अच्छा करें, सोसाइटी को बताएं, वो आपकी भलाई के लिए। दूसरी चीज़, अब आप जब आप तो आप सबसे पहले क्या मना करेंगे कि भैया आज से शक्कर बंद कर दीजिए। शक्कर बंद करने के बाद जिंदा रहेंगे, पक्की बात है। तो हमने आज से शक्कर बंद कर दी। अब आप चाय पिएंगे, अगर दिन में 1 बार पी रहे हैं तो पीजिए, 2 बार पी रहे हैं पीजिए, 10 बार पी रहे हैं पीजिए, 2 महीने पी रहे हैं पीजिए, उसके बाद पी नहीं सकते। क्योंकि आपकी जीभ पे 4 तरह की स्वाद कोशिका होती है, कड़वी, मीठी, खट्टी, नमकीन। 15 सेकंड बाद न्यूट्रल हो जाती है, उसके बाद कुछ भी खाओ पेट भरने के लिए खा रहे हो। अगर आप खाओगे पाव भर गुलाब जामुन, मैं खाऊंगा 1 गुलाब जामुन के 4 टुकड़े करके, बात बराबर है, आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे आ रहा है। वही एंड और पे थोड़ी देर के लिए रिलीज होना, उसके बाद शांति, उसके बाद कुछ नहीं है। तो खाने के तरीके को हम चेंज करेंगे। मीठा खाने की बहुत इच्छा है, आप बहुत बड़े किसी रात को डिनर में जाने के साथ इधर से 2 करोड़ रुपये शादी में खर्च कर लिए, कुछ खाया ही नहीं हमने, तो 100 तरह के। तो अपनी डाइट की हैबिट को चेंज करें।
जितना भी खाना है केवल टेस्ट करने के लिए खाइए, पेट भरने के लिए आपको मीठा नहीं खाना है। तो अब जब ये मैं पहला बैच देख रहा हूँ जिसमें सवाल नहीं, अभी तक तो मेरे पास 150 सवाल आ जाते थे, और साहब ये क्यों खाना है, गुड़ खाना है कि नहीं खाना है, आपने शक्कर की बताई, गुड़ के बारे में तो बताया नहीं। तो सवाल, एक तो सवाल पैदा होने चाहिए जीवन में। आप ये पूछा ही नहीं कि साहब मीठा तो बंद नहीं करा जाए, तो फिर खाना क्या है, गुड़ नहीं खाना है, गुड़ अच्छा होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे सवाल होने चाहिए थे जो अभी तक आ जाने चाहिए थे मेरे पास। तो अब आपको आपने शक्कर बंद कर दी है, अब आपका लंच कैसा होना चाहिए। लंच में एक डेयरी प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। अगर किसी आदमी को लगता है कि उसको बिना पानी पिए कोड़ा नीचे नहीं उतरता है, तो पानी को पीना लंच के बीच में बंद कर दें, क्योंकि आप जैसे ही खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं पेट के अंदर, आंतों के अंदर, खाने को पचाने के रसायन। अगर आप कुछ पानी पी लेंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे, खाने को पचा नहीं पाएंगे तो अपच पैदा हो जाएगी। खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। कोई भी एक डाइटरी, अगर आप वेट कम करने की राह पर चल रहे हैं तो सबसे पहले एक प्लेट सलाद खाएंगे भर के, आपको पेट सलाद से भरना है। उसके बाद आपके खाने में दही बहुत ज़रूरी है, 1 कटोरी दाल बहुत ज़रूरी है, 1 गिलास छाछ बहुत ज़रूरी है। अगर दही छाछ में से कोई एक चीज़ रखना चाहते हैं तो एक चीज़ रखें, लेकिन छाछ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी छाछ। चपाती 1 होनी चाहिए। गेहूँ को पूरी तरह त्याग कर दीजिए। गेहूँ भी हमारे यहाँ आयातित फसल है, हमारे यहाँ पैदा नहीं होती थी, अमेरिका से आया है। अमेरिका से आया कब है, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा तो उनको लगा कि क्या करें कि लोगों का पेट तो भरता ही नहीं। अगर फौज में लोग जा रहे थे तो हर चीज़ खराब हो जा रही थी, तब ब्रेड का आविष्कार हुआ। फौजी को दे तो रहे हैं, रोटी बना के दे रहे हैं, ख़त्म हो रही है, तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी उनको जो 10 दिन तक रह जाए, तब ब्रेड आई पहली बार अस्तित्व में। तो इस ब्रेड को बंद करें, गेहूँ को बंद करें। अब गेहूँ को बंद करें मैंने कह दिया, कोई सवाल नहीं आया कि फिर खाया क्या साहब, है ना, ये सवाल अब सवाल आने चाहिए। तो अब गेहूँ बंद करें ना, तो आपको जो रीजनल जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे ज्वार का मौसम है ज्वार खाएंगे, बाजरे का मौसम है बाजरा खाएंगे। आपकी घर की गृहिणियों को दिक्कत आ सकती है क्योंकि इनकी रोटियाँ बेली जाती हैं तो पकाई नहीं जा सकती, तो उसके लिए आप ये सारा काम हाथ से करना होता है। मिक्स आटा, तो घर में आप भाई मिक्स आटा लाए, अच्छी बात है। आटा आप जब पिसाने जाते हैं, कौन लोग हैं जो आटा पिसाने जाते हैं? बस सब रेडीमेड आ रहा है, घर पे पीसते हैं ना। तो 3 क्वालिटी होती है। जैसे आप पिसाने जाएंगे ना, क्या साहब बारीक रखें, मीडियम रखें, मोटा रखें, ये पूछता है चक्की वाला। तो या तो मोटा रखें या मीडियम रखें। बारीक रखते ही साहब पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो या तो उसको मीडियम पीसे या मोटा पीसे। कोशिश ये करें कि रागी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने लिखे रागी रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसमें होता है। तो 10 किलो अनाज में, गेहूँ में अगर खा रहे हैं तो 1 किलो रागी मिलवा रहे हैं, तो आपके कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। आपने कैल्शियम कितना भी खा लिया हो तो भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो रहा है तो होगा, क्योंकि विटामिन डी ज़रूरी है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। विटामिन डी आपको मिलेगा सूरज की रोशनी में। अरब कंट्रीज में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर, क्योंकि बुर्के में रहती महिलाएं, तो सूरज की रोशनी सीधे स्किन को नहीं मिल पाती। तो कोशिश ये करें जब भी सुबह घूमने जाएं, तीखा सूरज नहीं होना चाहिए, सुबह का उगता हुआ सूरज, और कम से कम कपड़े पहन के जाएँ, तो विटामिन डी लेके आएँ। और ये आप नहीं करें तो कम से कम अपने बच्चों को बताएं, तो भाई बेटा सुबह घूम जाना, या फिर छत पे घूमना हल्की सी धूप में, बहुत हल्की सी धूप में, जैसे सनबर्न ना हो। तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप धूप में नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी नहीं खा रहे हैं। ऐसे भी लोग जो विटामिन डी में धूप में नहीं जा सकते, उनके लिए विटामिन डी के भी सैशे आ गए हैं। हफ्ते में 1 सैशे खाना है। विटामिन डी विटामिन ए, ई, डी के, ए, डी, ई के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट में, केवल फैट में घुलते हैं। अगर आप विटामिन डी के सैशे को पानी में घोल के ले रहे हैं, नहीं फायदा होगा, दूध में लेना पड़ेगा। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो केवल फैट में घुलेगा, फैट दूध में होता है, पानी में नहीं होता है। तो ये कोशिश करें विटामिन डी से रिलेटेड कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो फैट में होनी चाहिए, चिकनी चीज़ के साथ खाना है। तो अब आप बुजुर्ग को किसी को भी ले जाएंगे, डॉक्टर विटामिन डी के सैशे लिखेगा, उसको विटामिन डी खाओ, आपकी हड्डियों में मेरे को कम लग रहा है, तो उसको हमेशा हमको दूध में देना है। विटामिन डी फैट में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। तो आपके दूसरी चीज़, अब आपने लंच ले लिया ठीक ठाक सा, लंच में दाल होनी चाहिए। दाल इसलिए बताई क्योंकि प्रोटीन होता है, दही इसलिए बताया प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, छाछ इसलिए बताई कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है।
अब रोटी कम से कम होनी चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। तो अगर आप कोई सी भी एक रोटी छोड़ना चाह रहे हैं एक टाइम की, तो रात की रोटी बंद करनी चाहिए। ये सब अपन को बता रहे हैं जिसको स्लिम रहना है और वेट रिडक्शन पे काम करना है, वजन कम करने पे काम करना है, डायबिटीज़ को दूर करना है, तो रात की रोटी खाने में से हट जाएगी। दिन की रोटी में एक दिन गेहूँ की रहेगी, एक दिन किसी और की रहेगी। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी पे आ जाइए। चीज़ खाने पेट को किसी और तरह के अन्न से करिए। अब आपका शाम का टाइम हो गया, चाय लेंगे पी की। शाम के टाइम में जो भी खाना खाते हैं उसके कोई घूमने, शाम को कोई पैदल वॉक करता है क्या खाना खाने के बाद? एक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम लोग? एक आदमी वॉक कर रहा है खाना खाने के बाद, बाकी सब क्या कर रहे हैं? करते वो भी करते चहलकदमी चहलकदमी करते हैं। हाँ ठीक है। तो और कोई चहलकदमी ऐसा बताओ जो कोई चहलकदमी भी नहीं कर रहा यार, ऐसा तो मेरे को मिलने की इच्छा है। मतलब जो आदमी, मुझे एक आदमी ऐसा बताओ यार जो सुबह से उठता है रात के सोने तक कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। अरे तो हाँ तो कर दो यार, मैं भी नहीं करता था 10 साल पहले। नहीं करता था 5 साल। नहीं करता। अब ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मैंने आपको बताया ना, जिस दिन अस्पताल में पहला कदम पड़ेगा तो डॉक्टर आपसे कहेगा आपका बीपी ज़्यादा, उसी दिन सब याद आ जाएगी। हालांकि याद उसी दिन आएगी, दूसरे दिन आप बीपी को एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरे जीवन का ऐसा दवाई खा लो यार ठीक है चलता है। लेकिन उस दिन जो पहले दिन जो याद आएगी ना कि ये करने से अच्छा हो सकता था क्या, ये नहीं करने से ऐसा नहीं हो सकता था क्या। अपन दूसरे तीसरे दिन तो अपन ढल जाते हैं बुराई में भी कैसे। हाँ अगर आप 5 और 6 गेहूँ की रोटी खा रहे हैं ना, तो सर ये क्या है, जो अपनी पॉट बेली कहते हैं ना, तोंद आना, ये सब गेहूँ की वजह से होता है। अगर अभी तक मैंने कहा ना भाग्य अच्छा अभी तक नहीं आई है, जितना गेहूँ को ग्लाइडिन होता है, गेहूँ में ग्लाइडिन, तो ग्लाइडिन तत्व का काम ही है कि हार्ट अटैक करना और तोंद को बढ़ाना, मतलब इस साइड की पेट की साइड में और हिप्स पे चर्बी को बढ़ाना, गेहूँ का काम नहीं है। अगर आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो अपने डाइट में दही की मात्रा बढ़ा दें, गेहूँ की मात्रा कम करें। 5 रोटी खाते हैं तो 3 पे आ जाइए, सलाद से पेट भरिए, दाल से पेट भरिए, प्रोटीन से पेट भरिए, गेहूँ को कम करिए। आप 5 खाते 3 पे आइए, मैं 2 खाता था 1 पे तो जैसे खाता है, लेकिन रोटी की संख्या आधी होगी। अब मैं वॉक की बात कर रहा था, अपन तो 3:15 बज गए। मैं वॉक की बात कर रहा था कि शाम की वॉक के बाद कम से कम आधा घंटा रेस्ट करना है, जब तक वॉक शाम के खाने के बाद वॉक पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उस वक्त सारा ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन को चाहिए और स्टमक को चाहिए खाना पचाने के लिए। आपने दे दिया पाँव को चलने के लिए, तो लोड आधा आधा हो गया। जब लोड आधा आधा हो गया तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो पैरों को आराम देना है। इसीलिए जब आप दिन का खाना खा लेते हो तो आपको झपकी आती है, तो जबकि इसलिए आती है सारा ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ ब्रेन का सब आपके पेट की तरफ पहुंच चुका है। तो ब्रेन में जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, तो आपको झपकी लगती है। तो खाना खाते ही कभी भी ना सुबह ना शाम को हमको रात। हाँ लंच में ज़्यादा सूट करता है दही आयुर्वेद के हिसाब से, और डिनर में हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। डिनर बहुत ही हल्का किस्म का होना चाहिए, कुछ भी खा लिया डिनर में। इवन अगर हम हाँ सुबह अपन फ्रूट सलाद भी ले सकते हैं, रात को अपन बहुत लाइट से 1 चपाती खा ली, थोड़े से चावल खा लिए, चावल में ब्राउन राइस खा लिया। ब्रेड खाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो मल्टीग्रेन ब्रेड ले ली, मल्टीग्रेन जिसमें सारे अनाज होंगे। सब झूठ है, सब धोखा है, लेकिन फिर भी इसके बिना मन नहीं करता है। तो ब्रेड तो प्योर जहर है साहब, जितना भी ये आप अच्छा। अब हम फिर अब घी की चर्चा भूल जाएंगे, टाइम होने लग जाएगा। घी तो घी और तेल, इसमें से सेहत के लिए नुकसानदायक क्या चीज़? जब भी कोई तेल या घी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब जब वो गर्म हो जाता है उसमें से भाप निकल जाती है, हम उसको तल लेते हैं, तब भी वो नुकसानदायक। उससे पहले नुकसानदायक नहीं है। अब कचौरी क्यों नुकसानदायक होती है सर? एक तो कैलोरी कितनी 400, 300 से 400 कैलोरी। दूसरी चीज़ आपने देखा कि एक बार में एक गांठ तर जो तेल को फेंक देता हो, फिर क्या करते हैं? बार निकाल दो, नाश हो चुका है, नाश तेल का नाश। एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, घर में अपनी ये व्यवस्था रखें अपन कि हम जो भी चीज़ तल रहे हैं वो केवल एक बार तेल काम दे रहा है, इतना कम से कम तले, उसके बाद उसको उपयोग में न लाएं। लेकिन घर की महिलाओं अपनी उसकी आदत फ्रिज में रख दिया, कहीं और रख दिया, अगली बार सुबह बच्चे को फ्राई करके दे दें, वो नाश होते हैं। कम से कम तेल और घी का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार फ्राई हो घी।
और तो आपने वेरी गुड फॉर हेल्थ। और आपने एक बार से ज़्यादा कोई चीज़ तली, वो ऑक्सीडाइज हुआ कि उसमें ऐसे तत्व आ जाते हैं कि वो प्री कैंसरस कैंसर पैदा करते हैं, वो मोटापा पैदा करते हैं, वो हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। घी, देसी गाय का घी बहुत अच्छा है, क्योंकि देसी गाय का घी ही कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बनाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन, सारे हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। साइंस का स्टूडेंट हो, सारे हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और अगर अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो अपन लुब्रिकेंट कहाँ से लाएंगे, लुब्रिकेंट से कहाँ से लाएंगे? तो देसी गाय का घी अच्छा खाएं। तीन चीज़ें आपकी बहुत गहरी मित्र होनी चाहिए, एक आयुर्वेद चिकित्सक, एक सब्जी वाला, फल वाला, और एक दूध वाला। सबसे ज़्यादा मिलावट इन्हीं चीज़ में। आयुर्वेद चिकित्सक इसलिए अच्छा दोस्त होना चाहिए क्योंकि हमारा आयुर्वेद इतनी अच्छी दवाइयों से भरा हुआ है और इतना अच्छा प्रिवेंशन में काम करता है, रोगों को रोकने में, कि आप हमारे पास कम से कम आए, उससे सलाह लेते रहें सर कैसा क्या खाना चाहिए, बच्चों को क्या देना चाहिए, किस में क्या है, आँखें अगर एक सिंड्रोम होता है ड्राई आई सिंड्रोम हमारे यहाँ, जो हम लोग ज़्यादा नेट पे रहते हैं ना, तो हम पलके कम झपकाते हैं, ज़्यादातर ऐसे देखते रहते हैं, तो ड्राई आई हो जाती है। हमारे यहाँ क्या पानी बहता रहता है आँखों में, अपन ऐसे करते रहते ना पलक, तो पानी को फैलाने का काम करती है, तो ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, जीरोसिस हो जाता है, आँखें निकालने तक की नौबत आ जाती है ऐसा, क्योंकि कॉन्स्टेंट अपन एक उसको देखते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, तो आदत ही। तो अब अभी आपको कौन बताएगा यार कि आप, तो आयुर्वेद चिकित्सक आपको बताएगा कि इसके लिए क्या करते हैं। तो जैसे एक मान लीजिए त्रिफला है, त्रिफला में 3 फल होते हैं, ध्यान है किसी को? त्रिफला पाउडर, नीम नहीं होता, और तीसरा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, एक आंवला, बहेड़ा, आंवला और हरड़। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स, विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स। अब आपको क्या करना है, त्रिफला का पाउडर लेना है, 1 चम्मच शाम को भिगो देना है 1 गिलास पानी में, सुबह अच्छी तरह हिला लेना है और कपड़े से छान लेना है, इसको कपड़छन कहते हैं, कपड़े से छानना है, चलनी से नहीं। और फिर उसके बाद इसी पाउडर के पानी से आँख धोनी है और पीना है। आप 1 गिलास के 2 गिलास कर लो, 1 गिलास को पी जाओ, 1 गिलास से आँख धो, खाली पेट। जितना भी ये खराब काम अपन कर रहे हैं ना दिन भर में आँखों से, लगातार स्क्रीन पे रहना लगा, तो अपन क्षति पूर्ति कर रहे हैं उसकी लेवल थोड़ा बहुत। भाई 90% नुकसान तो 30% फायदा, 50% नुकसान भी टिकेंगे हमारा। तो जैसे ये अपन को देसी नुस्खे पता होने चाहिए, आंवला, त्रिफला पाउडर, ऐसे ही त्रिफला घृत आता है साहब, त्रिफला घृत, क्या करना है सर इसको कपड़छन करके और पीना है और आँख धोनी। ऐसे ही त्रिफला से इसको घी में जब पकाते हैं ना तो त्रिफला घृत बन जाता है, वैद्यनाथ का बड़ा फेमस है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी को डाल के और खाली पेट पिलाना बच्चों को, शुरू कर दो। तो चश्मा देर से लगेगा तो सबके कोई लखन ऐसे हो गए, लगना तो होता है ना, स्क्रीन के बिना रहते भी नहीं, देर से लगेगा, 40 की बजाय 50 साल में लगेगा, लगाया तो उतर सकता है। तो त्रिफला का ये फायदा है। तो ये हमको कौन बताएगा? आयुर्वेद बताएगा हमें। तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और किसी के पास कोई क्वेश्चन आया तो समझ आ जाएगा, हम बहुत कम कवर कर पाए। हाँ, गुड़ और शक्कर, गुड़ और शक्कर दोनों बराबर नुकसान करते हैं। मतलब जब हमको मीठे को अलविदा कहना है तो गुड़ को भी अलविदा कहना है। लेकिन अब क्या है कि आयुर्वेद की सारी दवाएं बेसिकली गुड़ कम नुकसान करता है जब ये शीरे से बनता है, गन्ने के रस से बन रहा है। लेकिन जब इसको प्योर करते हैं ना तो उसमें बड़े सारे रसायन आजकल उपयोग करने लगते हैं, इसलिए नुकसानदायक है। अब हम गुड़ को मना कर देंगे तो अपने आयुर्वेद की सारी दवाएं गुड़ को मिला के बनाती है, जो भी कड़वी वड़की होती है उसमें गुड़ मिलाया जाता है। तो अगर आप शक्कर को बंद करना चाह रहे हैं और मीठे के बिना मर जाएंगे तो आप गुड़ खा सकते हैं। हम मीठे के बिना अगर बिल्कुल मर जाएंगे ना अगले दिन तो अपन गुड़ खा सकते हैं। बाकी अब हमको शक्कर को अलविदा कहना है। अगर आपको जनरेशन में हेल्थ स्प्रेड करनी है तो शक्कर को मना करना है। नो से नो टू वाइट शुगर। जब आप नो कहेंगे तो 1 चम्मच खा पाएंगे। दूसरी चीज़, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने बेडरूम से और किचन की तरफ जाते हैं तो बीच में डाइनिंग टेबल आती है, क्या एक छोटी टेबल आती है? कितने लोग हैं? ना आपका हाथ तो चलिए ही नहीं, मैडम ने किया, मेरे भी आती है, आती है, आती है। तो आपके डाइनिंग टेबल पे कोई भी मीठा खाद्य पदार्थ नहीं रखा होना चाहिए। आपके फ्रिज में कोई सी भी मीठा खाद्य पदार्थ नहीं रखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एंडोर्फिन उसने मेमोरी दे रखी है और इसको खाओ मजा आएगा।
आपका बस ही नहीं है ना, वो उसने मेमोरी सेव हो गई, जैसे सेव नहीं हो जाती मेमोरी, एक 5000 नंबर सेव है, डाल दिया है, तो उसने आपने बचपन से खा के मीठे के प्रति आकर्षण, उसने एंडोर्फिन रिलीज करना शुरू कर दिया, अभी से ही शुरू कर दिया देखा। तो आप फ्रिज तो खोलोगे दही के लिए, आप फ्रिज खोलोगे पानी के लिए, दिखेंगे रसगुल्ले। तो आपके रास्ते में, आपके फ्रिज में, आपके किचन में इन चीज़ों को हटाओगे, छोटी मोटी हैबिट है जो इन हैबिट परिवर्तन से आप अच्छी हेल्थ की तरफ चले जाओगे। इन चीज़ों को हटाओ। आपकी टेबल पे क्या दिखना चाहिए? फ्रूट्स। आपके फ्रिज में क्या दिखनी चाहिए? फल। जो आप अभी से अच्छे दिखने की आदत डालोगे तो बच्चे इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, जैसा आप डाइवर्ट करोगे हो जाएंगे। चॉकलेट नहीं दिखनी चाहिए। अब आप कहोगे आप बच्चों की तो बन जाती है, बच्चे खूब चॉकलेट खाते हैं, वो तो सही है। कईयों का बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR ऐसी होती है कि वो पचा लेते हैं, आप नहीं पचा पाओगे। BMR बढ़ते बढ़ते जैसे आपकी उम्र बढ़ती है BMR कम होती जाती है, बच्चे पचा लेंगे, आप नहीं पचा पाओगे। तो डाइट की हैबिट में ऐसा चेंज करना, मीठा दिखना नहीं चाहिए। दिवाली में मिठाई आए, बाहर भूख के फ्री हो, खाने की इच्छा मत रखो, कल खा लेंगे परसों खा लेंगे, क्यों बांटे भाइयों को नहीं दे सकते, फ्री करो। फ्रिज को खराब चीज़ों से फ्री रखना है। और कोई क्वेश्चन? आपका काम क्या है? ठीक है, बैठे रहने का काम है। ठीक है, दूसरा यही है, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अब आप बैठ जाओ, आपको है ना, जब इसका मतलब आप उसके क्रोनिक फॉर्म में पहुँच चुकी हैं, तब आपको मेडिसिनल सपोर्ट की ज़रूरत है ना। आपको कोई लैक्टोलोज सिरप, आपको एक अच्छे से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है, जैसे आप कोटा में तो अनिल शर्मा हमारे MBS में, तो आपको रात को कुछ ऐसा लेना है लुब्रिकेंट टाइप चीज़, यानी लैक्टोलोज सिरप वगैरह, सस्पेंशन वगैरह हम देते हैं। आपको उसको रिदम में लाने के लिए 1-2 महीने लग जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाना है, रिफाइंड सारी चीज़ें बंद करनी है, बारीक अनाज बंद करना है, आटा बंद करना है, चावल बंद करना है, सब करके मोटा अनाज खाना है, फल ज़्यादा खाना है, रेशेदार सब्जियां खानी है, कच्ची सब्जियां खानी है, ज़्यादातर कच्ची डाइट लेनी है। और उसके बाद भी नहीं आए तो फिर डॉक्टर के पास आपको जाना है, इसलिए वो लैक्टोलोज सपोर्ट करेगा, आपको पूरे इंटेस्टाइन का चेकअप करेगा। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको जाना। और कोई अगर ये कहता है कि हमारे तो घर में इतना काम है ना, हम तो वहाँ से किचन के चक्कर काटते हो जाता है, तो ये कभी भी 1 किलोमीटर चलने का विकल्प नहीं हो सकता। आपको जब हम कहते हैं 1 किलोमीटर चलें, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो कंटिन्यूस होता है और ब्रिस्क होता है। तो ये कभी भी नहीं साहब हमारा तो घर ही बहुत बड़ा है, हम तो घूम लेते हैं, हम तो ऑफिस ग्राउंड में घूम लेते हैं। नहीं, अलग से घूमना है तो अलग से घूमना ही है, फोकस करके घूमना है। आप 4 दिन तक, आप 4 दिन डॉक्टर की दवा लेंगे तो आपके इसमें इंटेस्टाइन में चेंज आ जाएगा। तो आप 5 दिन से आपको मोशन अच्छा होगा सुनिए। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। उससे आपका और इंटेस्टाइन इंप्रूव हो जाएगा। आप कपालभाति करें, कपालभाति करें, स्ट्राइक पड़ेगी, मसाज होगी इंटेस्टाइन की, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। कोई बाहर नहीं है। हाँ, स्टीविया से कैंसर हो रहा है भाई। क्या है कि हमको मीठा खाना ही है। अरे यार मीठा खा के मरेगा नहीं आदमी मीठा नहीं खाने से। तो अब क्या किया, स्टीविया नाम का एक प्लांट आता है, उससे शक्कर बनाने लग गया, उसका पाउडर आने लग गया। अब रिसर्च चली तो स्टीविया कैंसर है। तो अब कैंसर आपको और हमको नहीं होगा, क्योंकि हम कितना खा लेंगे, दिन में 1 बार, 5 दिन में 1 बार। लेकिन ज़्यादा और मिठाई भी स्टीविया की बना के खाने लग गए, और वो प्री कैंसर है सर। तो हमको मीठे को लिमिटेड करना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं करना ना, आपको कुछ भी नहीं, ना चलोगे ना फिरोगे ना खाओगे, तो एक चेंज कर दो, मीठा मत करो। फिट रहना है, और फिट तो रहना पड़ेगा। शाम को खाना खाते हुए भूख तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा, तब तो स्किप कर दूँगी। और जैसे दिन में ऑफिस से या सुबह को काम से अपन निकले तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर भी चलते तो सांस बढ़ती है।
मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हाँ बेसिकली अब आपने किसी ने सवाल नहीं किया कि सर हम भी दौड़ना चाहते हैं, दौड़ते कैसे अच्छा है नहीं ये मुख्य तो क्लास ही हम इसकी लेते हैं कि हाउ टू रन लॉन्ग। जो खड़ा रह सकते, जो बैठा है वो खड़ा हो जाए, खड़ा रहे अपनी ड्यूटी आवर्स में थोड़ी देर, जो जिसके काम खड़े रहने का है वो चलने लग जाए, जैसे टीचर घूम के पड़ा वही, जिसका काम घूमने का है तो दौड़ घूम के रहा है तो थोड़ा सा दौड़ा कर। तो अगर आप ये कहेंगे कि सर हम तो स्टेडियम का एक चक्कर काट पाते हैं उसके बाद दोबारा जाता है, तो पहली बार स्टेडियम का चक्कर मैंने काटा था, 2 चक्कर के बाद मुझे भी बुखार आया और रात को गोली खा के सोना पड़ा। 2 चक्कर काटना दौड़ के छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और ये सारी बातें प्रेस करने की बातें हैं कि हम 80 दौड़ लेते हैं, 50 दौड़ लेते हैं, कोई भी दौड़ सकता है। अब दौड़ कैसे सकते हैं, बहुत बेसिक रूल आपको बता देता हूँ। आप अगर स्टेडियम में पहुँच गए और आप ब्रिस्क वॉक करते हैं ना, चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसका चौथाई चक्कर चलेंगे, चौथाई चक्कर दौड़ेंगे, इतना तो कर सकते हो। एक स्टेडियम का एक चक्कर 400 मीटर का होता है, 100 मीटर चलेंगे, 100 मीटर दौड़ेंगे। 100 मीटर तो दौड़ सकते हो, 100 मीटर मतलब 125 कदम, तो यही करना है। फिर 125 चलना है, 125 दौड़ना, 125 चलना है, 125 दौड़ना, 125 चलना है, यही करते रहना 10 दिन। फिर आप अचानक से 200 कदम तक पहुँच जाओगे दौड़ने के, फिर अचानक से 500 फिर रुकना है, मतलब आपको चलना है दौड़ना है, चलना है दौड़ना है, चलना है दौड़ना है, चलना है दौड़ना है, चलना है, दूरी बढ़ाते चलें। 100 मीटर दौड़ना, 100 मीटर चलना, 125 मीटर दौड़ना, 100 मीटर चलना, 150 मीटर दौड़ना, 100 मीटर चलना, 200 मीटर दौड़ना, 100 मीटर चलना। फिर ऐसा लेवल आ जाएगा 1 किलोमीटर दौड़ना, 100 मीटर का रेस्ट है, 100 कदम तो चलने यार, 1 किलोमीटर दौड़ के आए। फिर 2 किलोमीटर दौड़ोगे 100 मीटर, 3 किलोमीटर दौड़ोगे यार थोड़ा चल लेते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ोगे तो यार 10 कदम चल लेते हैं यार, 5 किलोमीटर दौड़ोगे। यही नहीं, जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, सांस की गति, हार्ट की रेट, दौड़ना चलना है, दौड़ना चलना। किसने कहा कि आपको पूरे चक्कर दौड़, लेकिन दौड़ना जरूरी है। 100 कदम दौड़ लो, 100 कदम चल लो, दौड़ने को टेक्निक। हाँ वो दौड़ने की पहले आप ये करके बताओ, फिर अपन अगली बार मिलेंगे ना, जब ताकि ये तो देखें आपने इम्प्रूवमेंट कितना किया। तो पहले ये कह रहे थे नहीं कोई टेक्निक जिसे आप आइडिया नहीं हो, जैसे कोई पंजे के बल दौड़ना है। हाँ मिड फुट के बाद भाई ये क्या है, वो आपकी फिर एडवांस क्लास हो जाएगी ना। पहले अपन ये तो देख लें, अपन कभी बार 6 महीने बाद अपन अगली क्लास मिलेंगे, आप हमको वैसे के वैसे ही कि चले लग जाए बस। तो फिर अपन फिर मिल रहे हैं ना, लेकिन वो एडवांस क्लास में आ जाएगा कि हाउ टू रन लॉन्ग, और वो और क्या करना है, क्या अच्छा है। तब तक आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, सब इस क्लास को अपन 9 बजे तक खींच सकते हैं और आपके सवाल खत्म नहीं हो, हमें बताना खत्म नहीं हो, इतना इतना तो लेके चल रहे हैं अपन सामान अपने पास। हाँ जब मैंने आपसे कहा कि अपना दूध वाला दोस्त हूँ, सबसे ज़्यादा मिलावट इसी में। अब आपको अच्छे घी के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अच्छा घी कहाँ मिल सकता है, गऊ करके दे दिए आप इसी अब की तरफ बहुत चलते तो ले अपने मेरे दोस्त की हो, प्योरेस्ट मिलेगा। गायत्री परिवार की गौशाला प्योरेस्ट मिलेगा। गायत्री परिवार इधर बंदा धर्मपुरा में गौशाला, मेरा भी वहीं से आता है। तो ये 2-3 जगह हैं जहाँ आपको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे गायत्री का घी 1500 रुपये लीटर है, गऊ का घी 2200 रुपये लीटर है। मेरा जो घी आता है श्योपुर से, MP से बन के 3000 रुपये लीटर है। अभी उसमें डाल रखा है 80 मतलब कितना चाहिए। अब आप बोले 3000 रुपये लीटर कैसे होता है, तो ये जायज़ नहीं है ना। तो कैसे होता है वो कैसे होता है और कैसे अच्छा घी खाना चाहिए, तो वो क्यों होगा। जिस खेत में चारा उग रहा है ना, उसमें 10 साल से यूरिया का प्रयोग और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे पास खुद के पास 15 बीघा ज़मीन है, मैंने 10 साल से कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। रावतबाटा में मेरी ज़मीन, तो मेरा गेहूँ लाइन लग के IAS ऑफिसर लेने आते हैं। जैसे अभी मान लीजिए 33 कलेक्टर हैं, तो 20 कलेक्टर तो मेरे यहाँ से गेहूँ ले रहे हैं। तो अब जहाँ से मेरा घी आ रहा है, श्योपुर से आ रहा है MP से, तो उसके पास जो गायें हैं, जो खेत में चारा उगा रहा है, उसमें 20 साल 10 साल से कोई यूरिया, कोई फर्टिलाइज़र, किसी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है। तो उसकी अब अपन कहेंगे अतिशोक्ति है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, अच्छा खाना है ना, तो घी पे पैसा डालना पड़ेगा। काजू की क्या भाव आ रही है, 800-900 रुपये किलो। जब अपन उसमें 800-900 गिफ्ट देने के लिए खरीद सकते हैं कि यार मेरे ऑफिसर को यार दिवाली पे 800 रुपये का तो 1 किलो काजू कतली तो बनती है, तो हम खुद के खाने के लिए अच्छा नहीं दे सकते हैं। हाँ अब वो कैसा बनेगा, अब वो जो गाय हैं वो उसके उस खेत में उगा हुआ चारा खा रही है। गाय खेत से बाहर नहीं जा रही है, गाय जंगल में जा रही है, तो वो खा के आ रही है औषधीय पौधे जो दूध में निकल रहा है। फिर उस दूध को वो निकालते हैं,
फिर शरद पूर्णिमा के दिन या पूर्ण चांद के दिन, पूर्णिमा के दिन, उससे जो दही जमाया जाता है वो मिट्टी के बर्तन में छत पे या खेत में रख के चांद की रोशनी पड़े, क्योंकि चांद को शांति का प्रतीक और दूध से समानता है चांद, उसमें दही बनता है। फिर भिगोया जाता है, फिर मिट्टी के बर्तन में ही गरम करके उस मक्खन से घी निकाला जाता है, वो पैक करके मेरे घर हो गया। 3000 रुपये अभी ऑर्डर पड़ा। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो उसके तो भाई जी घी कितना भेजना है, उसका ऑर्डर था, मैंने जवाब नहीं दिया। 1 लीटर आ जाए अच्छी बात है, मतलब इतना कर सकते हो तो ठीक, तो 1100 रुपये 1200 ले लो। लेकिन जो आप घी खा रहे हो ना, आप खुद देख लेना कि जब कोविड था इतनी गाय, इतना घी आ कहाँ से सकता है, इतनी गाय गौवंश है क्या अपने पास, अपन लोग कितना पनीर कितना खा रहे हैं। अरे सर कितना दूध पीते हैं अपन, अंदाजा लगा के देखना। अगली बार आऊँगा तो डेटा लेके आऊँगा, आज डेटा मिस करके आ गया कितनी वैसे और अपने वक्त सब नकली मिल रहा है, सब यूरिया मिल रहा है, सब नकली मिल रहा है। कहीं भी जाए दूध पीने से बचें, कहीं भी जाए ट्रेन में जाए चाय पीने से बचें, इन सब चीज़ों से बचें। तो ये कहानी है सर, ये हम काम कर रहे हैं और हम काम ये कर रहे हैं कि आप हमारे पास बीमार बन के ना आए, स्वस्थ बन के मिलें हमसे। तो कभी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मैं MBS हॉस्पिटल में मिलता हूँ, वहाँ की वीडियो पावर मेरे पास है, मैं वहाँ रेडियोलॉजिस्ट हूँ।